हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं सेंटर ऑफ मास के, पहले वो उनको देखें और उसके बाद फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो जो पहले के लेक्चर हैं तीनों, उनमें इनके फार्मूले और उनका डिस्कशन किया जा चुका है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि एक हेमीस्फेयर है आपका। ये हेमीस्फेयर है। इसमें से इसकी रेडियस r है, ठीक। और इसमें एक r/2 हाइट का बेस सेम है। एक कोन को कट कर दिया गया है, ये कोन है, इसकी हाइट r/2 है। क्वेश्चन फर्स्ट डालें, ये हेमीस्फेयर है और ये कोन है, ठीक। इसकी हाइट r/2 है, बेस सेम है। जो हेमीस्फेयर का बेस है वही कोन का बेस है। इस कोन को स्कूप्ड आउट यानी कि कट करके बाहर निकाल दिया गया है। नेचुरल है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर हम यहाँ ऑरिजिन अटैच करें और ये x एक्सिस लें और ये दूसरा y एक्सिस लें, तो जो CM है वो हेमीस्फेयर का y एक्सिस पर होगा, कोन का भी y एक्सिस पर होगा, और कट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसका CM भी y एक्सिस पर होगा और ऊपर शिफ्ट होगा। उसकी हाइट का कैलकुलेशन करना है। अब इसकी आप लैंग्वेज नोट करें क्वेश्चन की, ठीक से लिखिए। फ्रॉम द बेस ऑफ हेमीस्फेयर ए राइट कोन of height r/2 and same base has been scooped out. Find CM of remaining part. Find CM of remaining part. हमने इसका फार्मूला बता रखा है आपको थर्ड लेक्चर में कि अगर किसी बॉडी से किसी पोर्शन को कट कर दिया जाए तो उसका फार्मूला हमने x में लिखा है, यहाँ y कोऑर्डिनेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। m2x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 है। m1 टोटल बॉडी का मास होता है, m2 उसका मास है जिसको तुमने बाहर निकाला है, और x1 x2 उसके कोऑर्डिनेट है। अगर y में है तो y का लगा दें, x में है तो x का लगा दें। ओके। दूसरी बात, अगर कोई सॉलिड बॉडी है, हमने बताया था कि अगर कोई प्लेन शीट है तो यहाँ हम मास की जगह एरिया का यूज कर सकते हैं, जिसके क्वेश्चन हमने थर्ड लेक्चर में कराए हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी 3D में है, ये वाली सॉलिड बॉडी है, तो इसमें आप मास की जगह वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, डेंसिटी दोनों की सेम होगी, इसलिए डेंसिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट हो जाएगी। इसलिए ये फार्मूला आप v1x1 माइनस v2x2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2 भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लगाने में इससे आसान रहता है, और मास का भी कर सकते हैं आप यूज है, ठीक। तो यहाँ पर हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और y CM पर फार्मूला लगाएंगे। तो v1 y1 माइनस v2 y2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2। हम फार्मूला आपका जो लगा रहे हैं वो वॉल्यूम का लगा रहे हैं, आप मास का भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, v1 वॉल्यूम पूरी हेमीस्फीयर का होगा, जिसका कि वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब होता है, क्योंकि टोटल स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है, हेमीस्फीयर हाफ है, इसलिए उसका वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब होगा। अब उसका कोऑर्डिनेट हमने थर्ड लेक्चर में आपको नोट कराए हैं। जो हेमीस्फीयर है उसका जो CM होता है वो 3r/8 पर है, ध्यान रखना, वो लर्न करने पड़ेंगे फार्मूले, तभी आप इसको आगे लगा सकते हैं। तो v1 उसका जो है वो 3r/8 पर है माइनस, ठीक। इसके बाद कोन का वॉल्यूम आपको मालूम है 1/3 पाई r स्क्वायर, और h हाइट कितनी है देखें, वहां पर हाइट r/2 है,
ये हाइट कोन की जिसको कट करके बाहर निकाला है, ठीक। फिर उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, कोन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वहां पर फार्मूले आप चेक करें। सॉलिड कोन का जो सीएम होता है वो बेस से h/4 हाइट पर है, तो यहाँ पर h की जगह r/2 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये r/8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2, 2/3 पाई r क्यूब माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसमें जो नंबर आ रहा है वो 11/24 आएगा। आप ठीक से यहाँ पर चेक कर लें। r जो है आपका जो यहाँ पर आ रहा है r⁴ और ऊपर भी r⁴ है, r क्यूब से ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो r को हम बाहर कर रहे हैं, नंबर यहाँ पर नोट कर रहे हैं। देखिए 3 से 3 कट हो गया, 2 से 8 कट हो गया, तो 1/4 रिमेनिंग बचा। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ये 2 16, ठीक, ये 8 2 जा 16 और 16 3 जा 1/48, ठीक। इसके बाद डिनोमिनेटर में ये 2/3 माइनस, यहाँ से चेक करें 1/6 और r हमने कॉमन ले लिया है, पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर में r⁴ है इसलिए r बचेगा, ठीक। अब आप इसका एलसीएम ले लें, अब हम डायरेक्ट ले सकते हैं, ये 11/24 आ रहा है जाएगा। तो समझ गए होंगे आप जो है कट करने के बाद क्या पोजीशन होगी। वो कोन को हटाने के बाद वो इसी के ऊपर रहेगा, वाई एक्सिस पर ही रहेगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन से यहां पर चेक कर लें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम आपका ले रहे हैं उस पर शिफ्टिंग पर, जो हमने शिफ्ट का फार्मूला वहां पर लिखाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आप जो है पहले डायग्राम बनाएं और उसके बाद उसकी लैंग्वेज को नोट करें। आप देखिए यहां पर वाटर सरफेस पर रिवर का ये बैंक है ओरिजिन पर, और इसमें एक यहाँ पर बोट का ये प्लेटफॉर्म दिखाया गया है, बोट का प्लेटफॉर्म दिखाया गया है। अभी इसकी ये लैंग्वेज हम नोट कराते हैं। ये बोट का प्लेटफॉर्म है और ये वाटर का सरफेस है, यहाँ पर रिवर का कॉर्नर है यानी कि बैंक है। तो इसमें एक जो है 20 मीटर डिस्टेंस पर एक बॉय, एक यहाँ पर बॉय खड़ा है जो कि बैंक से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, ओके। अब मास बॉय का 10 kg है और बोट का मास 40 kg है। मास ऑफ बॉय 10 kg, मास ऑफ बोट 40 kg। ये बोट है, ये बॉय, ठीक। दोनों के मास हैं। स्टार्टिंग में बॉय का जो कोऑर्डिनेट है वो 20 मीटर है, एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। अब आप लैंग्वेज नोट करें तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। ए बॉय ऑफ मास 10 kg, ए बॉय ऑफ मास 10 kg is standing on flat boat such that it is 20 meter from the bank. It walks 8 meter on the boat towards the bank and then stops. Mass of boat is 40 kg, friction negligible. How far is the boy from the bank now? अब वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुई है वो समझने की कोशिश करें। ये बॉय जो है वो इस पर 8 मीटर आगे गया, इसका मतलब जो बॉय की शिफ्टिंग दी हुई है डेल्टा एक्स, बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट, हम बॉय को स्मॉल बी से ले रहे हैं, ठीक। और स्मॉल बी का मतलब बॉय
और कैपिटल बी ले रहे हैं बोट के लिए। ओके, तो बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट है, क्योंकि बोट पर वो 8 मीटर फॉरवर्ड को गया है, आगे की ओर आया है। ठीक, ये आपका 8 मीटर है। ये जो बोट है वो शिफ्ट हुई, जब ये आगे जाएगा लेफ्ट को तो बोट किधर जाएगी, राइट को। यानी कि डेल्टा एक्स बोट में शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आपने फॉरवर्ड को पॉजिटिव लिया एक्स को, तो फिर ये आपका नेगेटिव जाएगा। हम ये शिफ्ट लिख रहे हैं, हम आपको इस क्वेश्चन को दोनों से करके दिखाएंगे, शिफ्ट का क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं। एक तो देखिए, बॉय और बोट इनको एक सिस्टम बना लें, तो इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल। ठीक, इसका मतलब सीएम चेंज नहीं होगा। तो एक मेथड तो ये है कि हम सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन निकालें और सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन क्या होगी, उनको इक्वल कर दें। क्यों कर रहे हैं इक्वल? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और दूसरा हमने फार्मूला आपको थर्ड लेक्चर में शिफ्टिंग का करा रखा है, वो से हम उससे भी इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो एक ही लाइन में हम इनिशियल और फाइनल जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब फार्मूला आपको मालूम है, m1x1 + m2x2। देखिए, इनिशियल पोजीशन, बोट का मास 40 kg, ये बोट का मास। ठीक, इसका हम अभी इनिशियल पोजीशन में जो सीएम होगा वो यहां से x डिस्टेंस पर एज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये हो गया 40x, ठीक, प्लस इनिशियल पोजीशन। अब बॉय का मास कितना है, 10 kg। बॉय की पोजीशन कॉर्नर से कितनी है, बैंक से 20 मीटर, तो 20 मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाई 40 + 10, m1 + m2। समझ गए होंगे बात। अब आप फाइनल पोजीशन समझें कितनी है। देखिए, बोट का मास 40 kg, और जब अभी इसकी पोजीशन x है, जब बॉय आगे आएगा तो बोट राइट को शिफ्ट होगा। तो हमने मान लिया कि बोट राइट को जो शिफ्ट हुआ है उसकी पोजीशन x है, x1 ले रहे हैं, x तो हमने इसको मान लिया पहले ही से, तो ये इधर x शिफ्ट हो गया। तो नई पोजीशन क्या होगी बोट की, x + x1। इसको समझ में आना चाहिए, x + x1, क्योंकि बोट इधर चली जाएगी राइट को। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट x + x1। अब बॉय का मास कितना है, 10 kg है। अब जरा समझें, बॉय जो है आपका वो 8 मीटर बोट पर गया है आगे। पहले पोजीशन कितनी थी उसकी, 20। तो ध्यान से समझें इसको, 20 पहले पोजीशन थी, बॉय आगे गया, उसमें 8 को माइनस करें, लेकिन बोट x1 पीछे चली आई, इसलिए उसमें x1 को प्लस करें। अब कोऑर्डिनेट ये होगा, इसको हम फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं। बॉय 8 मीटर बोट के ऊपर आगे आया और बोट पीछे चली गई, x1 नेचुरल है जाएगी। इनिशियल पोजीशन बॉय की कितनी है, 20। ये 8 आगे आया तो 20 में से 8 माइनस कर लिया, क्योंकि न्यू पोजीशन निकालनी है बॉय की शिफ्ट होने के बाद, आगे आने के बाद। तो बोट किधर चली गई, पीछे चली गई, कितनी, x1। तो 20 - 8 + x1, ये आपकी न्यू पोजीशन बनेगी, और डिवाइडेड बाई 40 + 10। इससे आप x1 का कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन जरूर अपने हाथ से करना। ये x1 आ रहा है 1.6 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसकी पोजीशन न्यू क्या होगी। x1 क्या है, ये बोट इधर को खिसक गया, x इसमें कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, बोट इधर को चली गई, वो x1 है। तो 20 प्लस बोट कितनी गई इधर, 1.6। तो 20 में 1.6 को प्लस करें, और बॉय 8 मीटर आगे आ गया, 8 माइनस कर लें, तो न्यू पोजीशन आ जाएगी बॉय की। न्यू पोजीशन ऑफ बॉय 20 + 1.6 - 8। ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। ठीक, तो ये आपका 20 - 8 + 1.6, ये 13.6
6 मीटर अब न्यू पोजीशन होगी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप बाई शिफ्ट देखें, हम इस क्वेश्चन को करने के बाद, ये हमने क्वेश्चन दोनों मेथड से किया है। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास फाइनल सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा। और दूसरा मेथड हमने थर्ड लेक्चर में शिफ्ट का करवाया है, वो उसका फार्मूला डायरेक्ट m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। सिस्टम के अंदर दो बॉडी है, एक बॉय है एक बोट है, तो दो ही हैं, इसलिए ये शिफ्टिंग होती है। हमने इस शिफ्टिंग की थ्योरी को बताते समय ये आपको बताया है कि ये शिफ्टिंग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है। ओके, तो अब जरा समझें बॉय की शिफ्टिंग। देखिए बोट की शिफ्टिंग जो विद रिस्पेक्ट टू ली है वो तो अर्थ ही है, ठीक है ना। जो बोट की शिफ्टिंग है, जो आपने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ली है, वो आपकी शिफ्टिंग कितनी है, x1 है, x1 आगे शिफ्ट हुआ, बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, हमने इसको लेफ्ट को गया तो -8 लिया, ये राइट को गया तो प्लस लिया। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा x बॉय, शिफ्टिंग बॉय में किसकी, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब यहां पर देख लें, ये हमारा बनेगा डेल्टा x बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डेल्टा x बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। रिलेटिव को हमने क्वेश्चन कराते समय ये बताया है, यहाँ b और b कैंसिल हो गए और स्मॉल b और कैपिटल E आ गया, यानी बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन में ये फॉर्म प्लस की भी लगती है माइनस की भी, क्या गिवन है वो देखकर वर्क करें। तो -8 प्लस x1। अब जरा बहुत शिफ्टिंग से लगाना बहुत आसान है। देखिए बोट का मास कितना है 40 kg और बोट में शिफ्टिंग x1 इधर को शिफ्ट हुआ, केवल इसमें शिफ्टिंग डालनी है बस, और वो भी पॉजिटिव है, बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, प्लस बॉय का मास 10 kg। अब शिफ्टिंग ये निकाल चुके हैं, -8 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। समझें इसको, और इसको रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है x1 की वो 1.6। आप इजीली इसे सॉल्व कर लें, 0 को कैंसिल कर दें तो 4x1 5x1 और 8 में से डिवाइड करें तो ये x1 की वैल्यू सेम आएगी जो इसमें आ रही है। नेचुरल है कि ये मेथड इजी है। अब क्वेश्चन शिफ्टिंग से ही करेंगे हम आगे के, और इसके बाद फिर ये आंसर इससे मैच करा दिया जाएगा कि न्यू पोजीशन बॉय की क्या है। तो समझ गए होंगे शिफ्टिंग से क्वेश्चन लगाना इजी है। बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग के फार्मूला में जो डिफरेंट बॉडी के सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट होंगे उनमें जो शिफ्टिंग डाली जाएगी वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पहले उसका डायग्राम आपको बता रहे हैं। एक ये हमारा कोई स्फीयर है, ओके। इस स्फीयर में इसके एक कॉर्नर पर, जैसे यहाँ पर अंदर, इसका रेडियस जो अभी हम लैंग्वेज लिखाएंगे आपको, इसकी जो रेडियस गिवन है वो 6r है, 6r इसकी रेडियस, ठीक। इसके अंदर इनसाइड एक तरफ हॉलो स्फीयर है, इनसाइड एक तरफ छोटा स्फीयर है स्मॉल, जिसकी की रेडियस r है, वो अटैच है, ठीक। जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसी ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद ये किसी सरफेस पर रखा गया है, अभी डायग्राम बनाते हैं। वो स्फीयर अंदर अंदर इस कॉर्नर से सामने पहुंच गया, तो नेचुरल है जब अंदर स्फीयर इधर से यहां पहुंचेगा तो ये बड़ा वाला स्फीयर आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है स्फीयर का कि न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं। एक स्फीयर बनाएं, ये एक स्फीयर है और इसके सेंटर से ये दिया हुआ है, ये ओरिजिन है,
ये एक्स एक्सिस है, इसकी इनिशियल पोजीशन कैपिटल एल है। ठीक, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो 6r है। यहाँ एक स्मॉल स्फीयर r रेडियस का अटैच है। ठीक, और ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। नेचुरल है जब ये इधर इंटरनल किसी भी फोर्स से आया हो, इंटरनल फोर्स से आया, ग्रेविटेशन वगैरह के फोर्स लगते हैं, यहाँ अटैच था, छोड़ दिया, ये यहाँ पर अटैच हो गया। तो नेचुरल है जब इधर ही अटैच होगा तो ये बड़ा वाला स्फीयर राइट को चला जाएगा। ओके, तो डायग्राम बनाकर उस मास भी गिवन है। जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका मास 4m है और इसका मास m है। ओके, अब यहां पर आप लिखते हैं स्मॉल स्फीयर इज रिलीज्ड, स्मॉल स्फीयर इज रिलीज्ड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ cm of, find the coordinate of cm of large sphere when the smaller sphere reaches the other extreme position, when the smaller sphere reaches the other extreme position। ठीक, तो हम इसको शिफ्ट के मेथड से लगाएंगे। ओके, तो पहले आप यहां पर ये देखें कि जो शिफ्टिंग हुई है स्मॉल m में डेल्टा x, हम स्मॉल स्फीयर का सिंबल स्मॉल m से बनाएंगे, मास बाद में पुटअप करेंगे, और जो लार्ज स्फीयर है उसका जो सिंबल है वो कैपिटल M बनाएंगे। देखिए डेल्टा x शिफ्टिंग स्मॉल m यानी छोटा वाला स्फीयर रिलेटिव टू कैपिटल M, इसके रिलेटिव कितनी शिफ्टिंग हुई है। तो जरा ध्यान से समझना, इसके खुद की रेडियस r है और इसका cm यहाँ पर होगा। जब ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यानी आप ऐसे समझ लें, हम नीचे यहाँ डायग्राम बनाते हैं, जब ये स्फीयर राइट को चला गया और छोटा वाला स्फीयर यहाँ अटैच हो गया, तो इसका सेंटर जो था पहले ये यहाँ था, इसके सेंटर से सेंटर शिफ्टिंग ली जाएगी, जो कितनी होगी 10r, क्योंकि ये 12r होगा यहाँ तक। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये दूसरे डायग्राम में बनाना है या अलग से रखें, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये C1, ये C2, ये जो शिफ्टिंग हुई C2 से C1 तक ये 10r है, और लेफ्ट को है हम इसे -10r ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे, 12r टोटल है AB, C1 से C2 तक डिस्टेंस 10r है, C1 C2 10r है, जबकि A से B तक डिस्टेंस 12r है, हमें 10r लेना है। ठीक, अब कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो जाएगा। पहले इसका देखें यहाँ ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट कितना था, कैपिटल L पर था ये, अब इसकी शिफ्टिंग यहाँ तक x1 हो गई, इसकी बड़े वाले स्फीयर की। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x शिफ्टिंग कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी हुई, हमने इधर राइट को ये माइनस लिया है तो इस लेफ्ट को, और राइट को हम प्लस ले रहे हैं x1। अब हमें शिफ्टिंग किसकी निकालनी है, डेल्टा x स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो स्मॉल m डेल्टा x स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस डेल्टा x कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक, इक्वेशन आप समझ चुके होंगे। ये -10r और प्लस x1 होगी। अब बहुत सिंपल है, अगर शिफ्टिंग आप इसको ठीक से कैच कर लें तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन लगते हैं और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जरा बताएं 4m मास, आप फार्मूला लगाएं, फार्मूला कौन सा है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। देखिए मास बड़े वाले स्फीयर का कितना है 4m, वो क्वेश्चन में नोट है और यहाँ हमने एरो लगाकर भी लिख दिया है। कितनी शिफ्टिंग हो रही है इसमें, राइट को x1 प्लस दूसरे का मास कैपिटल M, उसमें कितनी शिफ्टिंग है -10r प्लस x1 और इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल M को कैंसिल कर दें, 4x1 -10r प्लस x1 इज इक्वल टू 0,
5x1 इज इक्वल टू 10r, तो x1 इज इक्वल टू 2r। तो जो नया कोऑर्डिनेट होगा, न्यू कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ लार्ज स्फीयर, वो कितना हुआ, l प्लस 2r हुआ। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। ये हमने शिफ्टिंग के 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक छोटा क्वेश्चन और हम लेते हैं शिफ्टिंग का। देखिए एक क्वेश्चन और आप इसको देखें जरा शिफ्टिंग का। इसमें एक ट्रेंगुलर वेज रखा हुआ है और वेज पर जो है उसका मास 10 m है। ये एक ट्रेंगुलर वेज रखा हुआ है, ये सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसका मास 10 m है। यहाँ एक ब्लॉक m का रखा हुआ है, ठीक। और जो ये ट्रेंगुलर वेज है उसकी जो बेस है वो 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर। देखिए शिफ्टिंग से कितनी आसानी से क्वेश्चन लगता है। ये यहाँ नीचे आएगा तो वेज राइट को जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट को आ रहा है और ये राइट को जा रहा है। इसने पूछा है कि कैपिटल वो 10 m में कितनी शिफ्टिंग होगी उस तरफ। तो पहली बात तो ये समझ लें कि हमारी जो शिफ्टिंग है कैपिटल M की वो x डायरेक्शन में होगी, और इसकी जो शिफ्टिंग है वो भी हम x में लेंगे। x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x डायरेक्शन में CM चेंज नहीं होगा। इसमें y में होगा, क्योंकि y में ये नीचे आ रहा है तो y में होगा चेंज, लेकिन हमें केवल x कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो लिखिए फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बिगर ब्लॉक, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट स्मॉलर ब्लॉक रीच द ग्राउंड, एट द इंस्टेंट स्मॉलर ब्लॉक रीच द ग्राउंड। देखिए ये जैसे ये सरफेस है, मान लीजिए जब ये नीचे आया तो ये बिगर ब्लॉक हमने रेड से दिखा दिया, यहाँ पहुंच गया, तो इसका CM अगर पहले यहाँ था तो अब CM यहाँ शिफ्ट हो गया, बिगर वाले ब्लॉक का यहाँ आ गया, ठीक। तो इसकी शिफ्टिंग पूछी है कि C1 से C2 कहाँ पहुंच गया, ये x डायरेक्शन में है, ओके। ये डिस्टेंस को हम x ले रहे हैं शिफ्टिंग को, ठीक है। और जो बिगर जो छोटा वाला ब्लॉक था वो यहाँ नीचे आ गया, तब तक ये इधर राइट को शिफ्ट हो गया। तो वो शिफ्टिंग पूछी है कि कोऑर्डिनेट इसका कितना यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो सिंपल फार्मूला देखिए, m1 है 10 m, m2 है कैपिटल M, m1 m2। अब शिफ्टिंग डेल्टा x कैपिटल M ब्लॉक, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसको कैपिटल M लिखा है, ठीक है ना, या समझ लें m2 है, इसकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ शिफ्टिंग राइट को x हुई है, ये इधर को शिफ्ट हो गया x। अब डेल्टा x स्मॉल छोटा वाला ब्लॉक, इसकी शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M यानी बड़े वाले ब्लॉक की कितनी हुई, जब यहाँ आया केवल हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग x डायरेक्शन में 2.2, क्योंकि इसका बेस 2.2 है। ये पहले यहाँ पर था हाइट ऊपर, इसके बाद नीचे आ गया, तो बेस पर ये जितनी लेंथ होगी उतना ही ये x डायरेक्शन में चलेगा। तो कितना बना 2.2, लेकिन राइट और लेफ्ट ध्यान रखना पड़ेगा, राइट को पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा x स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो डेल्टा x स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, फिर डेल्टा x कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो -2.2 प्लस x, ये बन गई सकती। अब हम डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, इसको हम हटा दें यहां से। तो अब लगा दें फार्मूला, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। देखिए फार्मूला क्या है, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। तो 10 m, उसमें शिफ्टिंग कितनी हुई x, प्लस
कैपिटल एम केवल, उसमें शिफ्टिंग -2.2 प्लस x इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इससे आप x का कैलकुलेशन कर लें। ये x का कैलकुलेशन जो है आपका आ रहा है 0.2, 1/5 आ रहा है, यानी 0.2 मीटर। इतनी शिफ्टिंग जो आपका बड़ा वाला ब्लॉक है, वेज है, उसमें इतनी शिफ्टिंग होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं इसके। देखिए, जब कोई सिस्टम, हमने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल में आप किसी एक्सप्लोजन को अगर प्रोजेक्ट करते हैं, एक्सप्लोजन को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो, और वो अपने किसी प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर जो पैराबोलिक पाथ होता है उसमें अगर ब्रेक हो जाएगा, आप जरा यहां पर 2 लाइन नोट कर दें, लिखिए एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर हम इसका क्वेश्चन लेते हैं आपका, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, व्हेन एन एक्सप्लोजन प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, व्हेन एन एक्सप्लोजन प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल explodes at some point on the path, when an explosion projected at some angle with the horizontal explodes at some point on the path, then fragment fly in all direction, but cm of fragment continues to move under gravity as the explosion was moving before explosion। देखिए, जैसे कोई भी आपने बॉडी को मान लीजिए सीधे प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर, और यहां जाके वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट इधर गया, दूसरा मान लीजिए इधर को गया, तो दोनों का जो सीएम होगा वो, अगर ये एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये ऊपर जाके सीधे नीचे आता स्ट्रेट लाइन, तो दोनों जो फ्रेगमेंट होंगे उनका सीएम आफ्टर एक्सप्लोजन इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। ठीक, यहां पर समझे, एक ये बेस है, इससे आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए यहां 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक इधर गया एक इस तरफ गया, इनका सीएम जब ये पार्ट यहां होगा, ये यहां, तो इसका सीएम यहां पर होगा, इस जगह सीएम होगा। यानी एक्सप्लोजन ना होने पर जो पाथ फॉलो करेगा वही पाथ फॉलो करता। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है उस सीएम उसको कंट्रोल, सीएम को कंट्रोल एक्सटर्नल फोर्स करता है। तो समझ में आ गई होगी आपके बात। अब हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। देखिए, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है ये, एक्स और वाई। आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, अपने, अभी लैंग्वेज लिखाते हैं, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट रेस्ट में आ गया, जो रेस्ट में आ गया वो सीधे यहाँ गिर जाएगा। तो नेचुरल है कि अगला पार्ट आपका वो आगे को चला जाएगा और ये यहाँ पर पहुंच गया। आपको इसकी पोजीशन मालूम करनी है कि ये किस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। ये बात नेचुरल है कि ये रेंज थी और एक पार्ट RY2 पर स्ट्राइक कर गया, अगला पार्ट जो आगे स्ट्राइक करा, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा और ये सामने यहाँ होगा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है, दोनों मास पर डिपेंड करते नहीं है, यहाँ पर सीएम यहाँ पर होगा इनका, एक मास ये M1, एक मास M2। जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा M1 और ये यहाँ स्ट्राइक करेगा M2, तो इनका सीएम यहाँ पर होगा। ठीक, और इसी से ये क्वेश्चन लगाना भी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सीएम ऑलरेडी रेंज पर स्ट्राइक करेगा। अब आप इसकी लैंग्वेज नोट करें, लिखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर किया, एंगल 37 डिग्री। A projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal. At the highest point, projectile breaks into 2 parts in ratio 1:3.
the smaller comes to rest. Find the distance from the projection point to the point where the heavier mass strikes. फिर पढ़ रहे हैं एक बार. A projectile is fired at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड at an angle of 37 डिग्री. ये 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक. At highest point it breaks into two parts in ratio 1:3. इसका मतलब है अगर एक का मास स्मॉल एम है तो m/4 टोटल मास अगर स्मॉल एम ले लें तो m/4 और 3m/4 होंगे क्योंकि रेशियो 1:3 है. टू पार्ट्स इन रेशियो 1:3. द स्मॉलर कम्स टू रेस्ट. जो रेस्ट में आ गया हाईएस्ट पॉइंट पर वो सीधे नीचे गिर जाएगा रेंज के हाफ पर. एंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवियर मास स्ट्राइक्स. तो नेचुरल है हमें सबसे पहले इसमें रेंज निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसकी रेंज अगर निकाल लेंगे तो डिस्टेंस इसकी हाफ होगी. तो रेंज का फार्मूला क्या था? u² sin 2 थीटा बाई जी, यानी कि u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी. और दूसरा हमने इसको बहुत बार बेसिक थ्योरी में बता दिया है कि जब भी 37 डिग्री आपको दिया हो तो इसका मीनिंग होगा कि आप इसमें ये 3, ये 4, ये 5, ये 53. देखिए 1037 से ध्यान रखना. 1037 3/4 और 3/4 1 से कम है. 1045 1 होता है तो ये 37 होगा 3/4, ये 5 होता है. इससे साइन 37. ठीक. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस cos 37 4/5 और u दिया है 100. तो रेंज निकाल लें. 100 का स्क्वायर 2 sin 37 cos 37 डिवाइडेड बाई जी. जी की वैल्यू हमने यहां पर 10 पुटअप कर दी है. ओके. अब यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है ये 960 आ रही है. आप कैलकुलेट करके कंफर्म कर लें. 960. ओके. अब यहां पर नेक्स्ट समझें कि जो सेंटर ऑफ मास है जिस समय पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे उस समय इस पॉइंट का जो मास m1 स्ट्राइक किया, दूसरा मास m2, इन दोनों का cm यहां पर होगा जो कि वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 960 है और उसका हाफ ये होगा. तो ये फार्मूला लगाएं. xcm m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो xcm इन दोनों का cm 960 पर है. ठीक. अब मास चेक कर लेना. 1:3 का रेशियो है तो 1:3 का रेशियो मास हम अगर स्मॉल m ले लें तो 1:3 में एक का मास छोटे वाला पार्टिकल ये वाला इसका मास m/4 इंटू इसकी पोजीशन इसका हाफ कर दें क्योंकि ये रेंज का हाफ होगा. ये बीच में स्ट्राइक कर रहा है तो 28480. ठीक. प्लस दूसरे का मास 3m/4 और इसकी पोजीशन हमें मालूम करनी है. ये दूसरा वाला मास जो m2 यहां पर स्ट्राइक किया है. ठीक है ना. तो इसकी जो पोजीशन है वो हम x ले ले रहे हैं या x1 ले ले रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल मास. टोटल मास तो m है, चाहे आप m1 प्लस m2 करें और चाहे डायरेक्ट करें. इसमें से हम x1 का कैलकुलेशन कर लेंगे. ये x1 आपका जो है वो 1120 आ रहा है. 1120 यहां पर ये स्ट्राइक करेगा जाकर. तो आप समझ गए होंगे कि थोड़े से कॉन्सेप्ट से आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसी तरह से आप एक बात ये समझ लेना कि इसमें जो सेंटर ऑफ मास का जो यूज है उसमें कई जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं थ्योरेटिकली. यहाँ पर जैसे आप कोई न्यूक्लियस है और मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है जैसे रेडियम का न्यूक्लियस है और वो डिसइंटीग्रेट हो गया रेडॉन और अल्फा पार्टिकल में. ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं. ये रेडियम का न्यूक्लियस था, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया.
एक अल्फा पार्टिकल, अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड आता है, ठीक, तो ये जो पार्टिकल दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो एक पार्टिकल अगर नीचे आएगा तो दूसरा पार्टिकल ऊपर जाएगा। इसमें यहां पर नोट कर लेना, कंसीडर ए रेडियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू ए न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इनिशियली रेडियम न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। तो अगर अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड जाता है तो जो रेडॉन होगा वो आपका अपवर्ड जाएगा, ठीक। दूसरा बात, अगर मान लीजिए आपका रेडियम न्यूक्लियस में इनिशियल वेलोसिटी v है, मान हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये भी केस हो सकता है और ये भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पर अगर एक पार्ट एंगल पर चला गया, जैसे रेडॉन आपका मान लीजिए इधर गया, तो ये दूसरा पार्टिकल नेचुरल है कि रेडियम इस तरफ जाएगा, ये अल्फा और बीटा, ठीक, और इस तरह से जाएगा जैसे यहां पर ये इनिशियली रेस्ट में था, ध्यान दें बात पर, रेडियम इनिशियली रेस्ट में था, तो इसका सीएम यहां पर होगा, ठीक। अब एक्सटर्नल फोर्स इसमें यहां पर वर्टिकल में ग्रेविटी लग रहा है, अगर ये अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड जाता है और तो रेडॉन अपवर्ड जाएगा, इस तरह से मोशन होगा, इसका सीएम यहीं पर रहेगा अगर ये रुका हुआ है, ठीक है। अगर गिर रहा है तो अलग मैटर है, हॉरिजॉन्टल पर है तब भी वो वहीं पर रहेगा, इस तरह से मोशन होगा। जैसे यहां पर रेडियम पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म पर या टेबल पर समझ लें, और दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो ये इस तरह से दोनों पार्ट जाएंगे कि इन दोनों का सीएम, जैसे ये यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, इन दोनों का सीएम यहीं पर होगा, क्योंकि इनिशियली वो इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो एंगल पर और उस जगह, दोनों जगह आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, हम जो अभी इसमें कुछ मैटर और है, कुछ न्यूमेरिकल और वो करने हैं, जो कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। तो ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।